क्यों? गजनवी तक तो लुटेरे थे, लूटे और क्या किए? भाग गए। लेकिन मोहम्मद गोरी ने कहा नहीं, अब मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा और हिंदुस्तान तक अपनी हुकूमत फैलाऊंगा। मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षी था, विस्तारवादी नीति का समर्थक था और इसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया 1175 में। 1175 में इसने आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन मुल्तान। इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान, सिंध। हाँ, मुल्तान पर आक्रमण करके वहां रह रहे करमाथी मुसलमानों को लूटा। मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान पर आक्रमण करके वहां रह रहे लोकल करमाथी मुस्लिम्स को क्या करता है? लूट लेता है। अपराधी अपराध करे और सफल हो जाए तो क्या होता है? मनोबल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। मोहम्मद गोरी ने कहा कि जब मैं हिंदुस्तान जा ही रहा हूं, लूटपाट कर ही रहा हूं, तो फिर छोटी लूट क्यों करो? लूट करो तो बड़ी करो। इसने कहा कि भैया देखो, मैं लूट करूंगा तो बड़ी करूंगा, छोटी लूट नहीं। मेरे पूर्वज गजनवी साहब हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी लूट करके आए थे वो था सोमनाथ मंदिर। मैं भी लूटूंगा सोमनाथ। इसने सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए 1178 में आक्रमण कर दिया और इसने आक्रमण किया गुजरात पर। आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, गुजरात का राजा कौन था उस समय? उस समय गुजरात के राजा थे भीम टू, भीम द्वितीय। हाँ, चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे भीम सेकंड। और इन्हीं भीम की मां का नाम भी याद रखना है, पेपर में पूछा गया। भीम की मां थी नायिका देवी। पेपर में इनका नाम पूछा गया है, आपको याद रखना है। माता जी नायिका देवी। भीम ताकतवर आदमी है और भीम भी अपना इतिहास जानते हैं और भीम को पता है कि ये लुटेरे आते हैं और मंदिर को ही क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। भीम ने मंदिर को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, पहले जैसे मंदिर दोबारा बनवाया, वैसे ही सोने की मूर्ति लगवाई और सारी व्यवस्था पहले की तरह कर दी। लेकिन भीम ने अब की बार एक समझदारी वाला काम भी किया। समझदारी वाला काम ये किया कि जैसे मान लीजिए ये मंदिर, भीम ने मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी और मंदिर को सैनिकों के 4-4 घेरे से लैस कर दिया। और किसी भी व्यक्ति को अगर मंदिर तक जाना है तो वो सैनिकों के 4 घेरे को पार करके ही क्या करेगा? मंदिर तक पहुंचेगा। गोरी को ये बात पता न थी कि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया और सैनिकों का एक घेरा भी तोड़ नहीं पाया, यही दबोच लिया गया। भीम के सैनिकों ने इसको क्या किया? दबोच लिया। मोहम्मद गोरी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि तो चूक हो गई। हमें लगा भारतीय मंदिर खुले होते हैं, कोई भी जाए घंटा बजा के चला है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है? सुरक्षा। मोहम्मद गोरी की 2 आदतें और बताता हूं मैं आपको। पहली आदत, लड़ते लड़ते जब गोरी जीत ना पाता, तुरंत पैर पकड़े माफी बहुत जल्दी मांगता था, भैया गलती हुई माफ कर दो। अगर राजा ने माफ कर दिया तो ठीक, नहीं माफ किया तो हाथ छुड़ा के भागता बहुत तेज था। 2 काम करने में एक्सपर्ट है, एक माफी मांगने में और एक भागने। सैनिकों ने दबोच रखा है और सैनिकों ने भीम को सूचना दी कि एक लुटेरा आया है, पकड़ रखा है। भीम आए हाथी बैठ के। हमारे भारतीय राजा हाथी बैठ के आते थे। ये जब देखता है कि सारे लोग पैदल चल रहे हैं, एक आदमी हाथी बैठ के आ रहा है, ये समझ गया कि मेन आदमी यही राजा है। इसने लपक के भीम का पैर पकड़ लिया कि साहब माफ कर दो, गलती को, दोबारा कसम खा रहे नहीं आएंगे। भीम भी अपना इतिहास जानते हैं। भीम ने कहा ना, तुम्हें मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। तुम लोग पहले गिड़गिड़ाते हो, माफी मांगते हो, बाद में तुम्हारी गर्दन जब छोड़ दी जाती है, अगले साल तुम फिर हमला करते हो। तुम्हें माफ करने का मतलब है कि अगले साल जंग के लिए तैयार रहना। इसने देखा कि भीम माफ करने के मूड में नहीं है, हाथ चौड़ाया, भागा बड़ी तेजी से। भीम हाथी से उतरे, घोड़े बैठे दौड़ा लिए।
मोहम्मद गोरी आगे आगे, भीम पीछे पीछे। भागता बहुत तेज था ये। भागते भागते पहुंच गया, जानते हो कहाँ? गुजरात, राजस्थान। 1178 में भीम सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी एट माउंट आबू, राजस्थान। हाँ, भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को राजस्थान के माउंट आबू नामक जगह पर हराया। वहां इसको हराते हैं। भीम चाहते तो वही माउंट आबू में मोहम्मद गोरी की गर्दन काट देते और आज हमारे देश का इतिहास कुछ और रहा होता। लेकिन नहीं, भारतीय राजा बहुत दयावान, काइंड हार्टेड, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी को फॉलो करने वाले। भीम ने इसको बेड़ियों में जकड़ा, बंदी बनाया और घसीटते हुए लेकर आए कहाँ? गुजरात। दिखाने के लिए अपनी जनता को, देखो कि इनके इनके पूर्वजों ने हमारा मंदिर लूटा था और मैं इतना काबिल हूं कि मैंने इसको क्या कर लिया है? बंदी बना लिया है। हमारे यहाँ जब राजा विजयी होकर आता था ना, तो राजा के सम्मान में नगाड़े बजाए जाते थे, जयघोष के नारे लगाए जाते थे, लोक नृत्य झांकियां प्रस्तुत की जाती थी, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं चंदन कुमकुम रोली टेका लेकर बच्चे की आरती उतारती थी और युवा वर्ग की स्त्रियां किले के ऊपर से फूल बरसाती थी। पूरा माहौल बनता था। क्या फीलिंग होती है? भीम आ रहे हैं, भीम का रथ मंदिर महल में प्रवेश कर रहा अपने किले में। जैसे भीम का रथ किले में आना शुरू हुआ, नगाड़े बजने शुरू हुए, जयघोष के नारे लगने लगे। भीम की मां थी नायिका देवी। नायिका देवी ने चंदन कुमकुम रोली टीका सजाकर आई बेटे की आरती उतारने। युवा वर्ग की स्त्रियां किले के ऊपर से फूल बरसाने लगी। राजा का ध्यान किसकी तरफ होगा? माँ की तरफ। यार कैसे होगा? माँ की तरफ होगा तुम। अब कहा जाता है कि जब मां नायिका देवी आरती उतार रही थी, तभी मां नायिका देवी को एक व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनाई दी। मोहम्मद गोरी रथ के पीछे पड़ा है, लहूलुहान है, दर्द से कराह रहा। मां नायिका देवी के हृदय में दया का फव्वारा फूट पड़ा। मां तो पर्यायवाची है, दया का, करुणा का, उदारता का, ममता का, प्रेम का, ये सब पर्यायवाची है। किसके? मां नायिका ने कहा, भीम बेटा छोड़ दे इसे। भीम बोला, अरे मम्मी पहले समझो है कौन ये? मां ने कहा, मुझे मालूम है तेरा दुश्मन मोहम्मद गोरी है, लेकिन तुझे ये संस्कार नहीं दिए मैंने कि तू किसी जीव पर इतना अत्याचार करे। हालत देख उसकी, भूल गया अपनी संस्कृति, जी और जीने दो। भीम तब भी छोड़ने के मूड में नहीं, लेकिन भारतीय माओं के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट बच्चे के पास आज तक नहीं है। बेटा तुझे मेरी कसम, अब भारतीय बच्चा विद्या कसम तोड़ सकता, मां कसम नहीं तोड़ सकता। नतीजा ये हुआ, मां नायिका देवी के कसम देने की वजह से मोहम्मद गोरी को भीम ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। पेपर में क्वेश्चन आया, किसके कहने पे छोड़ा था? ध्यान रखें, नायिका देवी माता जी थी। वही निपटा के आए होते तो ऐसा दिन देखना पड़ता है ना, मुंडी काट के ले आते कि मम्मी ये रहा, है ना, जिंदा लाने की क्या जरूरत थी? अब भीम गोरी छोड़ देते हैं, गोरी जैसे छूटा छूटता माता जी पैर छूता, जय माता दी बोले भाग जाता। अब 1 साल लगा मोहम्मद गोरी को रिकवरी करने में। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली बार मोहम्मद गोरी को किसने हराया? बच्चों ने टिक कर दिया पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि कहानी सुने थे 16-17 बार पृथ्वीराज चौहान हराते हैं। लेकिन नो डाउट पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार हराया, लेकिन पहली बार हराने वाले कौन थे? भीम सेकंड। कहाँ हराया? राजस्थान, माउंट आबू। अब सुन, हुआ ये, मोहम्मद गोरी को 1 साल लग गया रिकवरी करने में। 1 साल बाद जब गोरी थोड़ा सा ठीक हुआ, तब गोरी ने कहा प्लान चेंज, अब हम ताकतवर लोगों से नहीं उलझेंगे, निशाना बनाओ कमजोर शासकों को। उसने अगले साल, हाँ, चालुक्य वंश का नाम है, वंश। आपका नाम क्या है?
पवन पूरा नाम बताओ। तुम्हारा चौधरी वंश है, समझ रहे हो? ऐसे इनका क्या है, चालुक्य वंश। सुनिए, 1179 1179 में मोहम्मद गोरी ने हमला किया सिंध पर और सिंध को जीत लिया। उसी साल इसने कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर को भी अपने अधीन कर लिया और सिंध और कश्मीर पर गोरी का कब्जा हो गया। लेकिन आप जानेंगे, जब इधर सिंध और कश्मीर पर गोरी का कब्जा था, तब उधर हमारे दिल्ली में क्या चल रहा था। दिल्ली, अजमेर और सांभर राजस्थान में है। आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। इन इलाकों में राजधानी थी अजमेर, कैपिटल अजमेर थी, और यहां चल रहा था चौहान वंश। यहां चल रहा है चौहान वंश, और इस चौहान वंश में राज कर रहे थे एक बहुत ही ताकतवर राजा, नाम पृथ्वीराज। ध्यान रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन आया कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये पृथ्वीराज फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे या फोर्थ थे? ये पृथ्वीराज थर्ड थे। इनका वास्तविक नाम राय पिथौरा था। रियल नेम राय पिथौरा था। 12 साल की उम्र में पृथ्वीराज गद्दी पर बैठ गए थे। मात्र 12 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे। नहीं, और जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठे तो उम्र 12 साल थी, और 10 साल के अंदर पृथ्वी ने अपने नाम का डंका बजा दिया था। आसपास के क्षेत्र में लोहा चलता था पृथ्वी के नाम से। 12 वर्ष की उम्र में। इन्हीं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। हाँ, इनके दरबारी कवि हैं चंद्र बरदाई। और इन्हीं चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई एक बड़ी फेमस किताब है। चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज। पहले आप समझिए, प्रश्न परीक्षा के जो पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा पृथ्वीराज राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम राय पिथौरा। राजधानी क्या थी इनकी? अजमेर। दिल्ली नहीं थी, अजमेर राजधानी थी। हमारे इतिहासकारों ने पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी इस पुस्तक को पढ़ा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को पढ़ने के बाद हमारे इतिहासकार दंग रह गए, और दंग इस बात पर रह गए कि चंद्रबरदाई लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 16 आक्रमण किए, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया। लेकिन 16 के 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ा। अब ये बात इतिहासकारों को कुछ समझ में नहीं आई कि तुम एक बार जिंदा छोड़ दो बात समझ में आती है, 2 बार छोड़ दो बात समझ में आता है, बहुत समझने की कोशिश करोगे 3 बार समझ में आ जाएगा, 16 बार आखिर इतना समझदार आदमी, ताकतवर आदमी अपने दुश्मन को जिंदा क्यों छोड़ रहा है? चलो बता लिख रहे हैं इस बात। मजा नहीं आ रहा है? वही सुनो, ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हैं आगे के पकड़ हो जाए, है ना? मैं समझाता हूं। हमारे इतिहासकारों ने, सुनिए, अच्छा, बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। हमारे इतिहासकारों ने जब इस किताब को पढ़ा तो ये पता चला कि 16 बार जिंदा छोड़े। लेकिन अगर 16 बार जिंदा छोड़े तो क्यों छोड़े? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए
इतिहासकारों ने पूरे राजस्थान का इतिहास पढ़ डाला, और जब इतिहासकारों ने पूरे राजस्थान का इतिहास पढ़ा, तब हमें पता चला कि आखिर चौहान ने गोरी को 16 बार जिंदा क्यों छोड़ा। अब आप पहले मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन राजस्थान से है? वीरभूमि राजस्थान से बहुत सारे लोग हैं, है ना। भाई राजस्थान तो वो धरती है जहां की मिट्टी चंदन के समान है। सही बात है। राजस्थान वो जगह है जहां बड़ा गौरवशाली इतिहास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गौरवशाली इतिहास कहीं का है तो राजस्थान। राजस्थान के राजा तो महान हुए हुए, रानियां उनसे भी महान हुई। सही में। आप हंस रहे हो लेकिन सच्चाई है। हाड़ी रानी पढ़कर देखो कभी, पन्ना धाय पढ़कर देखो, रानी पद्मिनी के बारे में पढ़कर देखो। 1303 का दौर था, एक आक्रमणकर्ता दिल्ली का सुल्तान था, नाम था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी को जब रानी पद्मिनी के सौंदर्यता का पता चला, खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर हमला कर दिया। 6 महीने तक खिलजी चित्तौड़ घेरे खड़ा रहा सिर्फ रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, और अंततः रानी पद्मिनी ने आग में कूदकर मरना मुनासिब समझा, पराये पुरुष का स्पर्श बर्दाश्त नहीं। सोचो कितनी महान रानियां थी, मर जाएंगी लेकिन मजाल क्या है, कोई पराया पुरुष नाखून तक छू ले, है ना। अब अच्छा, रानियां तो चलो महान हुई हुई, राजस्थान के तो जानवर भी इतिहास में अमर है। चेतक, रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। पढ़कर देखो आप, आपके हृदय से रुधिर दूनी रफ्तार से दौड़ने लगेगा। अब हमारे इतिहासकारों ने जब पूरे राजस्थान का इतिहास पढ़ा, तब उन्हें बात समझ में आई कि आखिर चौहान ने 16 बार जिंदा क्यों छोड़ा। ये जो राजपूत शासक थे ना, ये बहुत ताकतवर थे। ये चाहते तो पूरे भारत पर हुकूमत करते, पूरे भारत पर राज करते, लेकिन कौन कहे इनका साम्राज्य बढ़ने को इनका खुद का पतन हो गया, अंत हो गया इनका। और उसका एक कारण रहा, और कारण रहा इनकी आइडियोलॉजी। मैं ये नहीं कह रहा हूं इनकी आइडियोलॉजी गड़बड़ थी, भारतीय संस्कृति के अनुसार इनके विचार बड़े श्रेष्ठ और उम्दा थे, परंतु दुश्मन के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे ना, तो दुश्मन ने इनकी आइडियोलॉजी का ही मिसयूज किया। मैं आपको बताता हूं, आप बताना सही था कि गलत था। ये राजपूत शासक कहा करते थे कि दुश्मन अगर निहत्था हो तो निहत्थे दुश्मन पर वार नहीं करते, दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करते। दुश्मन अगर शरण में आ जाए तो शरण में आए हुए दुश्मन को मारते नहीं बल्कि पनाह दे देते, माफ कर देते। आप जानकर दंग रहोगे, महाराणा प्रताप जैसे शासक, अकबर ताउम्र महाराणा प्रताप को कंट्रोल नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप हमेशा अपने साथ 2 तलवार लेकर चलते थे, एक अपने लिए, एक दुश्मन के लिए। रास्ते में जा रहे हैं, मुठभेड़ हो गई, तलवार नहीं लाए, रुको लो, ये अपनी तलवार देंगे लेकिन निहत्थे पे वार नहीं करेंगे। दुश्मन से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते दुश्मन की तलवार टूट गई, तो मारेंगे नहीं उसको, तुम ये हमारी तलवार ले लो। ये निहत्था लड़ लेंगे लेकिन निहत्थे दुश्मन पर वार नहीं करेंगे। सही था कि गलत था? ये आइडियोलॉजी आपके अनुसार सही थी कि गलत थी? सही था। वहां लिखा है कि निहत्थे को वार नहीं करना चाहिए, कहीं लिखा है भैया? कहीं लिखा है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए? हैं? ऐसे उल्टे सीधे वसूल क्यों बनाते हो? सुनो, मैं बताता हूं, बात सुनोगे। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक तरफ थी कौरवों की चतुर्दशी सेना और एक तरफ 5 लड़के खड़े थे, पांडव, समझ रहे हैं? लेकिन उनके साथ खड़े हैं स्वयं भगवान हरि, श्री कृष्ण। कृष्ण बोले, अर्जुन डोंट फियर, आई एम हियर। अब अर्जुन की तो हालत खराब थी, भैया उधर देखो, जहां तक निगाह जा रही सेना सेना दिखाई दे रही, अपने पास कुछ आई नहीं। कृष्ण का घबराओ मत, मैं हूं ना। कृष्ण के मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। कृष्ण ने कसम खा रखी थी, हथियार नहीं उठाएंगे, बस तुम्हारे रथ को चलाएंगे, सारथी बने रहेंगे। मंद मंद मुस्कुराते थे, लेकिन कृष्ण के चेहरे की मुस्कुराहट तब गायब हो गई जब जंग में उतर गया अंगराज कर्ण। कर्ण जब आया तब कृष्ण के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई।
क्योंकि कृष्ण तो जान ही रहे हैं कि कर्ण नहीं, अर्जुन का काल है। आज गया अर्जुन, कर्ण बाण चलाए, अर्जुन का रथ कुछ इंच खिसक जाए, अर्जुन बाण चलाए, कर्ण का रथ कई फीट पीछे जाए, फिर कर्ण चलाए, अर्जुन कुछ इंच खिसके, अर्जुन चलाए, कर्ण कई फीट पीछे जाए। अर्जुन के रथ पर सारथी बने भगवान वासुदेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले वाह कर्ण वाह। बात अर्जुन को खराब लगी। अर्जुन बोले प्रभु, मैं बाण चला रहा हूं, वो कितना फीट पीछे जा रहा, वो चला रहा, मेरा रथ कुछ इंच खिसक रहा, परंतु आप मेरी वाहवाही न करके उसकी वाहवाही क्यों कर रहे हैं? प्लीज एक्सप्लेन। अब कृष्ण ने समझाया कि बेटा अर्जुन, वाहवाही तुम्हारी नहीं, वाहवाही कर्ण की है। तुम्हारे रथ पे मैं त्रिलोक का स्वामी, तीनों लोकों का बोझ लिए बैठा हूं। ध्यान से देखोगे तो ऊपर हनुमान जी गठियाए बैठे ध्वजा में। हम खुद इस बात पे कंफ्यूज हैं कि हमारी मौजूदगी के बाद ये रथ खिसक कैसे रहा है ना? हाँ, तुम्हें तो अंदाजा नहीं है, 5 मिनट के लिए मैं रथ से नीचे उतर जाऊं ना, तुम्हारे इतना बड़ा सूरमा है वो कि तुम्हारा रथ पृथ्वी छोड़ देगा, मंगल जुपिटर कहाँ पहुंच जाओ कोई पता नहीं। लेकिन बात वही है कि जिसका रथ स्वयं भगवान हाँक रहे हैं उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। मायावी थे कृष्ण, पहला ही माया, कर्ण का चक्का फंसा दिया, कीचड़ में फंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, लेट मी टेक आउट माई चक्का फर्स्ट। 5 मिनट इंतजार करो, मुझे मेरा चक्का निकालने दो, फिर देखेंगे कौन बड़ा धनुर्धर है। अर्जुन ने भी अपना गांडी वांडी साइड में रख दिया, बोले निकाल लो, वेट कर लेते हैं। जैसे ही कर्ण नीचे उतरा, उसने पकड़ा, चक्का घसीटा, चक्का हिला भी नहीं। कर्ण परेशान है, इतना तो कीचड़ नहीं जितना जोर लग रहा है। दूसरे हाथ से पकड़े, खींचा, चक्का हिला नहीं। कर्ण परेशान, कह रहे ये चक्का खिसक क्यों नहीं रहा है? कीचड़ तो इतना नहीं जितना जाम हुआ पड़ा है। अभी कर्ण इसी कश्मकश में है कि चक्का हिल क्यों नहीं रहा है। तभी अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि बेटा अर्जुन, देख क्या रहे हो, मारो। अर्जुन बोला प्रभु ऐसे कैसे मारते, निहत्था है, इट इज नॉट फेयर। कृष्ण ने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इश्क और जन्म में सब जाए। कृष्ण फिर भी, अर्जुन फिर भी बाण नहीं चला रहे। अर्जुन कह रहे हैं कि धर्म मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी निहत्थे पर वार करूं। कृष्ण ने डांटा। कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुम मुझे धर्म सिखाओगे? आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है? धर्म का उपदेश दोगे तुम मुझे? कहाँ गया था धर्म उस दिन जिस दिन तुम्हारे बेटे अभिमन्यु को घेर के मारा गया था? कहाँ गया था धर्म उस दिन जब तुम्हारी पत्नी पांचाली का चीरहरण हो रहा था? आज तुम मुझे धर्म का ज्ञान देने आए हो? इमोशनल कर दिए और बोले सुनो, ये मत सोचो कि मैं इसको ऐसे मरवा रहा हूं, इसका पाप जान लो। जब किसी स्त्री का अपमान हो रहा हो, तुम वहां बैठे मूक दर्शक बने कुछ बोले क्यों नहीं? दुर्योधन दुशासन अगर पांचाली का चीर खींच रहे थे, आप वहां बैठे थे ना, आपका क्या फर्ज था? किसी नारी का अपमान हो रहा हो, उस अपमान को देखो या कुछ बोलो, क्यों नहीं बोले? ये मर रहा है उस अपराध के लिए। पांचाली के चीरहरण पर जो चुप्पी साधे रह जाएंगे, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। याद दिलाया उसको, इमोशनल हो गए अर्जुन, उठाया गांडी मार दिया। आप मुझे बताइए कि अगर उस दिन कृष्ण निहत्था न मरवाते तो क्या कभी अर्जुन मार पाते? एक न मार पाते, सबके सब सूरमा थे उधर। कर्ण तो कुछ नहीं, भीष्म, द्रोण, समझना, मृत्यु को हाथ में लेकर घूमते थे सब, इच्छा मृत्यु। लेकिन सब मरवाए कृष्ण ने, ऐसे मरवाए। एक तरफ भगवान निहत्था मरवा रहे हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। बड़ा आइडियोलॉजी है, समझ रहे हो आप? मोहम्मद गोरी ने इन पर हमला करने से पहले इन पर पूरा रिसर्च किया और उसने इनकी थीसिस पढ़ी। उसे पता चला कि जो इनकी आइडियोलॉजी है ना, वो इनकी कमजोरी है। निहत्थे पर वार नहीं करते, पीठ पर वार नहीं करते और पैर पकड़ लो तो माफ कर देते हैं। गोरी जंग के मैदान में उतरता, तलवारें टनटनाती, लड़ता लड़ता जब गोरी जीत न पाता, तलवार फेंक देता, निहत्था निहत्था तलवार, निहत्था तलवार। अब तलवार गिर गई, ये राजपूत आदमी है, तलवार निहत्थे पर वार नहीं करेंगे। गौरी तलवार उठाओ, हम निहत्थे पर वार नहीं करते। गोरी बोला को ब्रेक ले लो, पानी में पियो। उसके बाद गोरी फिर उठाया तलवार, फिर तलवारें टंडनानी शुरू हुई, फिर जीत नहीं पा रहा, ये ताकतवर तो है ही है, लड़ते लड़ते जीत नहीं पाता, घूम जाता।
अब घूम जाता तो पीठ बैक सेफ साइड है, पीठ पे वार नहीं करते। गौरी पलट, हम नेत्य पे वार नहीं करते, गौरी पीठ पर भी वार नहीं करते, पलट। अब गौरी काहे पलटेगा, जान रहा है कि तुम पीठ पे तो वार करोगे नहीं। गौरी उसके बाद भी ना जब जीत पाए तो अंत में गौरी पैर पकड़ ले, पृथ्वी भैया राजपूत आदमी चरण पकड़ रहे तुम्हारे। हाँ गौरी, इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है परंतु राजपूत अपने वसूल नहीं बदलते। पैर पकड़ लिया तुमने, जाओ माफ किया, भाग गया वो। अगले साल फिर हमला किया, हमला करता, हराते, लेकिन उसके कंसेप्ट क्लियर थे, उसको पता था हारने के बाद अपने करना क्या है, पैर पकड़ लेना। तुरंत हारने के बाद क्या करता वो, पैर पकड़ लेता। समय बीतता चला गया और वर्ष आ गया 1191 का। 1191 में हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता इस लड़ाई में? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अगेन डिफीटेड मोहम्मद गोरी। इस बार भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन गोरी के कंसेप्ट क्लियर। हारने के बाद उसने फिर पृथ्वी का पैर पकड़ा और चौहान ने फिर वही काम दोबारा कर दिया, मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। कहते हैं इतिहासकार, तराइन के मैदान में गोरी को जिंदा छोड़ देना पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। भाई एक आध बार तो भारी पड़ ही जाएगा। अब सुनिए, जब एक तरफ 1179 में सिंध और कश्मीर पर गोरी का कब्जा था, दूसरी तरफ इधर दिल्ली में डंका बज रहा था पृथ्वीराज चौहान के नाम का, वहीं तीसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा था? उत्तर प्रदेश में जगह थी कन्नौज, जगह है कन्नौज। कन्नौज में चल रहा था गढ़वाल वंश। गढ़वाल डायनेस्टी। और इसी गढ़वाल वंश के एक राजा थे, नाम था जयचंद। जयचंद गढ़वाल वंश के राजा हैं कौन? जयचंद। और इन्हीं राजा जयचंद की एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी, लड़को सुनना ध्यान से, नाम था संयोगिता। कहते हैं इतिहासकार, तराइन के युद्ध को जीतने के बाद हमारे पृथ्वीराज चौहान प्रेम करने लग गए गढ़वाल वंश की राजकुमारी संयोगिता से। अब नायक के जीवन में एक नायिका एंट्री ले रही। अब आप समझ सकते हो कहानी में क्या होगा। अब सुनिए, कसूर पृथ्वीराज चौहान का नहीं था। सुनो तो पूरी कहानी। कसूर चौहान का नहीं था, कसूर तो संयोगिता का भी नहीं था। कसूर अगर किसी का था तो वो उम्र थी। 23-24 साल का नायक, 22-23 साल की नायिका, कसूर किसका? उम्र का। भाई एज फैक्टर भी तो है, समझ रहे हैं आप। लेकिन आप जानते ही हैं हमारे भारतीय समाज में क्या प्रेम विवाह को स्वीकारा गया है? लव मैरिज इज एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी। मैं पहले लड़कों से पूछना चाहूंगा, लड़कियां कुछ नहीं बोलेंगी, बात हो रही सिर्फ लड़कों से। लड़कों तुम बताओ मुझे, मान लो तुम्हें किसी लड़की से प्रेम हो जाए, पूरी बात सुनो। मान लीजिए आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया है और आपको उससे प्रेम विवाह करना है, तो हमारे भारतीय समाज में क्या तरीका है? कोई तरीका बताओ। क्या तरीका बता रहे हो? सुनो सुनो, अब मैं समझाता हूँ आपको। ये कह रहे हैं लेके भाग जाओ, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम पे धारा कौन सी लगेगी, समझ रहे? सबसे पहली धारा किडनैपिंग। लड़की के घर वाले FIR दर्ज कराएंगे और कहेंगे कि हमारी बेटी का अपहरण हुआ है। ये नहीं कहेंगे अपनी मर्जी से भागी है,
क्या FIR दर्ज कराएंगे? बेटी का क्या हुआ है? अपहरण। सुनो तो पूरी कहानी। अब जब पहली धारा अपहरण की, दूसरी धारा लगेगी डकैती की, कि घर में कूदा, गहना गुड़िया लेके भागा, ये भी डकैती जोड़ देंगे उसी में। और तीसरी धारा रेप या अटेम्प्ट टू रेप, जिसमें तुम्हारी जमानत नहीं होगी। और इमीडिएट इन धाराओं में ना पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और 24 घंटे के अंदर आपको बरामद करेगी। पक्की बात है, 24 घंटे के अंदर पुलिस बरामद करेगी। बरामद करने के बाद लड़की एक तरफ, लड़का एक तरफ। लड़के से बात ही नहीं की जाएगी, लड़के को पहले शांति से सेल में अलग रखा जाएगा। लड़की को चटाक चटाक तो 4 रैपटे बजने शुरू वहीं पे। महिला पुलिसकर्मी लड़की को क्या करेगी? टाट टाट 3-4 थप्पड़ मारे। लड़की के घर वाले आएंगे, मम्मी लड़की की, वो अलग से चटाक चटाक दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से। एक तरफ पुलिस मार रही, एक तरफ मम्मी मार रही। लड़कियों के अंदर कितनी हिम्मत है तुम जान ही रहे हो। 3-4 थप्पड़ के बाद सारा प्रेम सूख जाएगा। उसके बाद लड़की बयान देगी कि मुझे भैया भगा ले गए। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा तुम्हें अंदाजा नहीं। तुम्हारी चाल बदल जाएगी, हाल बदल जाएगा, दाल बदल जाएगी। समझ रहे हैं? ये सच्चाई है। पुलिस तुम्हें एक बार उठाएगी ना, 3-4 पीढ़ियां तुम्हारा प्यार करना भूल जाएंगे। ये सच्ची बात है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इस तरीके पर गलती से भी सोचें। गवर्नमेंट जॉब है, देखो। नाम क्या है आपका? सुमित। सुमित, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलो सुमित की बात मान लेते हैं। जैसे सुमित है, मैंने माना कि सुमित ने SSC CGL 2026 क्रैक कर लिया। सुनो पूरी कहानी। अब सुमित बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बात सुनो, मान लो सुमित जिस लड़की से प्रेम करते थे वो पढ़ने में इनसे भी अच्छी थी, और वो बन गई एक्साइज इंस्पेक्टर। लड़का लड़की दोनों अधिकारी बन गए। अब सुमित को लग रहा है कि मामला सेट है, वक्त आ चला है पिताजी को बताने का। सुमित ने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने पापा को फोन में लाया। हेलो पापा, चलो काम की बात पे आते हैं। अब सुमित ने फोन लगाया और सुमित ने कहा, पापा खुशखबरी सुनिए। पहली खुशखबरी, मैं इंस्पेक्टर बन गया। दूसरी खुशखबरी, मैंने आपकी बहू को बन गया। तीसरी खुशखबरी, वो भी इंस्पेक्टर है। चौथी खुशखबरी, नहीं चौथी मत दो। अब 3 को होते, पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना? पापा ने कहा, सुमित बेटा मुझे लड़की का नाम बताओ। सुमित ने कहा, पापा लड़की का नाम है फातिमा। अब मुझे बताओ सुमित, पापा मान जाएंगे? लड़की का नाम फातिमा हो, रुबीना हो, मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानते। सुमित के पापा भले मान जाएं, फातिमा के अब्बू नहीं मानेंगे, है ना? आपके समाज में एक बार इंटरकास्ट मैरिज पर विचार किया जा सकता है। इंटर रिलीजन मैरिज बड़ा मुश्किल है भारतीय समाज में। हालांकि इंटरकास्ट भी इतनी आसान नहीं है। इंटरकास्ट में भी अगर लड़के की जात ऊंची, लड़की की जात नीची, तो लड़के वाले नहीं मान रहे। लड़की की जात ऊंची, लड़के की जात नीची, तो लड़की वाले नहीं मान। इंटरकास्ट भी मुश्किल है, लेकिन इंटरकास्ट में एक बार विचार हो जाता है, लेकिन इंटर रिलीजन में फंस जाता है। अच्छा चलो, लड़कों से बात नहीं करूंगा, मैं लड़कियों से बात करूंगा। हमारे बीच बता रहे हैं अंत में कंक्लूजन सुनो। पहले शांत हो, पहले लड़कियों से बात करने तो हमारे बीच में पढ़ी लिखी समझदार मैच्योर लड़कियां हैं, इनका भी पक्ष जानना जरूरी है। आप चुप रहेंगे, बात लड़कियों से हो रही है। लड़कियां बताएंगी, मान लीजिए आपके घर में आपके घर वालों को ये पता चले कि आपका किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं चल रहा, ऐसा कुछ नहीं चल रहा, लेकिन अगर पता चले तो क्या होगा? जहां तक मैं अपने सोसाइटी को समझता हूं ना, भारतीय समाज में ये सब चीजें छुप छुपा के चलती हैं। और अगर कहीं घर वालों को पता चल जाए तो लड़के के केस में एक बार माफ भी कर देते हैं, लड़की के केस माफ नहीं करते।
लड़की के केस में लड़की की पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाती है, लड़की का घर से आना जाना रोक दिया जाता है, फोन वोन छीन लिया जाता है, और खबर मिले कि तुम्हें 2 महीने के अंदर गुड्डी की शादी हो गई, है ना। एक बात बताओ, अगर हमारे आपके समाज में ये बातें आज स्वीकारी नहीं जा रही, तो क्या आज से 1000 साल पहले स्वीकारी जा रही होंगी? पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते हैं संयोगिता से। एक कहावत सुनी होगी आपने, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। कहावत अधूरी है। लव इज ब्लाइंड बट नॉट नेबर्स, प्यार अंधा है, पड़ोसी नहीं। पड़ोसी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम की चर्चाएं समाज में लोगों को पता चलने लग गई, और उड़ती उड़ती ये बात पहुंच गई पिताजी के पास, जयचंद के पास। जयचंद को ये बात गंवारा न थी कि बेटी किसी से इश्क फरमाए। जयचंद कुछ नहीं कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का, चौहान ताकतवर आदमी है, क्या बिगाड़ पाएंगे उसका। लेकिन जयचंद पृथ्वी का भले कुछ न कर सकते हो, कर सकते थे अपनी बेटी का। अब क्या कर सकते थे आप जानते हैं, वही जो आज होता है वही पहले भी होता था, है ना। जयचंद ने इमीडिएट संयोगिता का स्वयंवर रच दिया। स्वयंवर में जानते हैं क्या होता था? देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक राजाओं को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी राजा अपनी वीरता, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से मुझे प्रभावित कर देगा, उसी राजा से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। हर स्वयंवर की एक शर्त होती। भगवान राम का भी स्वयंवर हुआ था, तो शर्त थी जो धनुष तोड़ देगा, स्वयंवर की शर्त होती। नतीजा यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर बाकी सारे बड़े बड़े राजा बुलाए गए। सबको बुलाया, नहीं बुलाया किसको? नायक को, हीरो को, चौहान साहब को ना बुलाया। इधर पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध जीत चुके थे, और तराइन का युद्ध जीतकर बैठकर अपने महल में तलवार को धार दे रहे थे। गुप्तचर ने आके सूचना दी। गुप्तचर बोला, पृथ्वी तुम यहाँ बैठ के तलवार में धार दे रहे हो, और वहां संयोगिता की शादी किसी और से हो रही है। चौहान ने तलवार खींची, बोली किसकी मजाल, छूले हमारी संयोगिता, है ना। सुनो, जिस तलवार को धार दे रहे थे उसी तलवार को लेकर बिन बुलाए पहुंच गए स्वयंवर में। लहरा दी तलवार स्वयंवर में। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ से जाकर संयोगिता का हाथ पकड़ लिया। सारे राजाओं के बीच में घोषणा कर दी, प्रेम करते हैं संयोगिता से। सुना है आप में से कोई यहाँ मेरी संयोगिता से विवाह की इच्छा लेकर आया? सारे राजाओं ने सच बोला, हम नहीं, इनसे पूछो, तो इसे आए थे। किसी राजा में हिम्मत नहीं है जो चौहान के सामने सर उठा ले। भाई बात समझो, जीत न तो झूठ की होती है, जीत न तो सच की होती है। जीत होती है सिर्फ ताकत की। समझ रहे हैं? जीत सिर्फ किस चीज की है? ताकत की। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए और संयोगिता से प्रेम विवाह कर लिया। कोई कुछ न कर पाया। लेकिन इस पूरी घटना से वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा आहत हुआ वो कौन? जयचंद। जयचंद का डबल लॉस। डबल लॉस कैसे? बेटी गई, इज्जत गई। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होती कि भैया बीच दुल्हन भाग लेके जा रहा कोई। जयचंद ने कहा, पृथ्वी तुमने ये जो अपमान किया है ना, इस अपमान को जीते जी तो नहीं भूलूंगा मैं। ये अपमान भूलेगा तो मरने के बाद ही भूलेगा। माना तुम मेरी बेटी से प्रेम करते थे, लेकिन प्रेम की ये परिभाषा नहीं होती कि माँ बाप का सर झुकाकर इश्क परवान चढ़ रहा हो। तुम प्रोटोकॉल फॉलो करते, एक बार मुझसे बात तो करते। भाई मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि गलत तो किया था इन्होंने, एक बार पिता से बात करनी चाहिए थी, है ना। भाई आप बताओ, आज भी हमारे आपके समाज में लड़की का विवाह किससे होगा, इसके पूरे कॉपीराइट पिताजी के पास है या लड़की के पास है? लड़की के पास नहीं है। लड़की से सिर्फ पूछा जाता है, सलाह ली जाती है, अंतिम फैसला किसका होता है? पिताजी का होता है। एक्सेप्शन हर जगह है, बट मेजोरिटी यही है। अब जयचंद बोले कि तुमने जो अपमान कर दिया ना, बदला तो लूंगा। जयचंद को जब पता चला कि मेरे अलावा पृथ्वीराज का एक दुश्मन और भी है, मोहम्मद गोरी, तो बस फिर क्या था, दुश्मन दुश्मन दोस्त बने। जयचंद ने जाकर गोरी से हाथ मिलाया और कहा, गोरी मुझे पृथ्वी को हारा हुआ देखना है। उसे इस बात का घमंड है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। जयचंद बोला, मुझे दिल्ली पर कब्जा चाहिए। दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स थी। जयचंद बोले मोहम्मद गोरी से कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा दिल्ली पर कब्जा दिलाने में, तुम बस एक बार पृथ्वीराज चौहान को हराओ। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे हारना है। दोनों ने हाथ मिला लिया। घटना को 4-6 महीने बीत गए। 4 महीने बीतने के बाद जयचंद घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिल्ली आए।
पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, साथ में कुछ गिफ्ट भी लेकर आए और बोले हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कि पृथ्वी, जो हुआ सो हुआ, मैं उस घटना को भूल चुका। अब तुमने मेरी बेटी से विवाह कर लिया है, मेरे दामाद बन गए हो तुम। हम जिस घर में बेटी देते हैं उस घर पर कभी हमला नहीं करते, और दामाद तो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। भाई आज भी हमारे आपके समाज में दो रिश्तेदारों की सबसे ज्यादा इज्जत है, एक फूफा जी, एक जीजा जी, जीजू जीजू एंड अलग ही लेवल। आप देखो कभी आप दो रिश्तेदारों के, अच्छा लड़की के पति का जितना सम्मान है लड़की के भाई का उतना सम्मान क्यों नहीं है? लड़की का भाई साला, साले को समाज गाली के तौर पर देख रहा है ना, तो गलत है कि नहीं है? मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाया जयचंद ने और जाकर पृथ्वीराज चौहान के सामने घड़ियाली आंसू बहाए कि अब तो आप मेरे दामाद हैं। ये राजपूत आदमी थे, आइडियोलॉजी पक्के लोग थे, छल कपट जानते नहीं थे। पृथ्वी बोले कि अगर आपने हमें अपना दामाद स्वीकार कर लिया तो हम भी राजपूत हैं, रिश्ता निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। हमने भी आपको अपना ससुर स्वीकारा। दोनों लगे गले मिलने मिलने एक दूसरे से। घड़ियाली आंसू बहाते हुए जयचंद फिर बोले कि पृथ्वी, अब तो एक ही इच्छा है कि जब तक जीऊं अपने दामाद की रक्षा करूं। दामाद हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है, मुझे अपनी सेना में कोई छोटा मोटा पद दे दो। पृथ्वी बोले छोटा मोटा पद क्यों, अब आपसे ज्यादा विश्वसनीय कौन होगा, आप बन जाइए हमारी सेना के सेना नायक, सेनापति। यही कर गए पृथ्वीराज चौहान गलती, आंख बंद करके भरोसा किया और इनको बना लिया अपना सेनापति। इतिहास गवाह है, तुमने जिस पर भी आंख बंद करके भरोसा किया है उसी ने तुम्हारी आंख पड़वाई। समय बीतता गया और वर्ष अगला आ गया 1192। मोहम्मद गोरी को जब पता चला कि अब की बार पृथ्वीराज चौहान की सेना का नायक मेरा दोस्त जयचंद है, तो बस गोरी ने इसका तुरंत फायदा उठाया और तुरंत हमला कर दिया और हुआ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब की बार मोहम्मद गोरी का साथ दे दिया पृथ्वीराज चौहान के ही सेनापति जयचंद। हुआ जानते हैं क्या? तराइन युद्ध इतिहास में बड़ा फेमस है क्योंकि इस युद्ध में हो गया धोखा। सारी सेना लेकर जयचंद मिल गए किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। ऑन द स्पॉट धोखा दे दिया, मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। जयचंद बोले पृथ्वी, कैसे भूल जाऊं वो अपमान जब पूरे समाज के सामने तुम मुझे बेइज्जत करके चले आए थे। मोहम्मद गोरी खुश हो गया, हंसता हुआ पृथ्वीराज चौहान के सामने आया और यही स्टेटमेंट दिया गोरी ने कि पृथ्वी, जो गलती तुमने 16-17 बार मुझे जिंदा छोड़कर की, वो गलती मैं एक बार भी नहीं करूंगा तुम्हें जिंदा छोड़कर। लेकिन तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार तुम्हारी इन आंखों में डर देखना चाहता हूं, खौफ देखना चाहता हूं, नजरें झुकी हुई देखना चाहता हूं। नजरें झुकाओ पृथ्वीराज। ये राजपूत आदमी बोले सुनो गौरी, डर किसे कहते हैं ये हमारे खून में नहीं, और नजरें झुकती कैसे हैं ये हमने सीखा नहीं। मोहम्मद गोरी बोला नहीं सीखे हो तो सीखो और नजरें झुकाओ। उसने लोहे की 2 सलाखें हाई फ्लेम पर उसे गर्म किया और एकदम लाल करके लोहे की रॉड इनके पास आया। नजरें झुकाओ पृथ्वीराज। इन्होंने नजरें नहीं झुकाई और उसने क्या किया, गर्म सलाखें डालकर इन्हें बेरहमी से अंधा कर दिया। और इतिहासकार मानते हैं कि वहीं तराइन के मैदान में इनको मार दिया। लेकिन अगर आप ये किताब पढ़ेंगे चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई कहानी को थोड़ा ट्विस्ट देते हैं। चंद्रबरदाई लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने इनको अंधा तो कर दिया लेकिन मारा नहीं, इनको लेकर गया गजनी, साथ में मुझे भी ले गया क्योंकि मैं इनका मित्र था। और जब वो इनको मारने जा रहा था तब मैंने कहा कि सुनो गोरी, ये वो पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने तुम्हें 16-17 बार हराया है। अगर ये मर गए तो मर जाएगी वो कला भी जो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को आती है। मोहम्मद गोरी बोला कौन सी कला आती है? चंद्रबरदाई ने बताया कि पृथ्वीराज चौहान को आता है शब्द भेदी बाण चलाना। क्या थी शब्द भेदी बाण चलाने की कला?
पृथ्वीराज चौहान आवाज को सुनकर तीर लगाने निशाना चलाने में एक्सपर्ट थे। मोहम्मद गोरी को भरोसा न हुआ। गोरी ने कहा सिपाही से पृथ्वी के हाथ में धनुष बाण थमाओ, अगर ये बात गलत निकल गई तो चंद बरदाई की गर्दन काट दो। चंद बरदाई बोले मंजूर है। सिपाही ने पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष बाण थमाया। अब पृथ्वी से कहा, पृथ्वी आवाज सुनो घंटे की और बाण चलाओ। पृथ्वी ने धनुष बाण नीचे कर दिया। पृथ्वी ने कहा, सुनो सिपाही, मैं हूं एक राजा, तुम हो एक सिपाही। राजा सिपाही का हुक्म नहीं मानता। अपने सुल्तान से कहो जो कहना है खुद बोले। धनुष बाण नीचे कर दिया। सिपाही ने फिर धनुष बाण थमाया और फिर कहा, पृथ्वी आवाज सुनो, बाण चलाओ। पृथ्वी ने फिर वही बात कही कि सिपाही, तुमसे कहा ना, राजा सिर्फ राजा की बात मानता है, ये प्रोटोकॉल होता है। मोदी जी आए, अगर व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी वेलकम करने जाएंगे, योगी जी को नहीं भेज देंगे। राजा का वेलकम कौन करेगा? राजा, प्रोटोकॉल है। तो राजा बात किसकी मानेगा? राजा की बात, तुम्हारी बात थोड़ी मान लेगा। नतीजा ये, बार बार जब यही होता रहा, पृथ्वीराज चौहान धनुष बाण नीचे करते रहे और गद्दी पर बैठा गोरी इशारा करता रहा, दोबारा थमाओ, दोबारा थमाओ। गोरी फ्रस्ट्रेट हो गया। अब फ्रस्ट्रेशन में आकर गोरी खुद चिल्ला उठा, बोला, पृथ्वी तुम सिपाही की बात नहीं मान रहे तो मैं सुल्तान मोहम्मद गोरी तुम्हें आदेश देता हूं, बाण चलाओ। मेरी बात तो मानोगे, मैं खुद मोहम्मद गोरी बोल रहा हूं। बस इसी बात का तो इंतजार था कि साहब बोले तो सही, हैं कहां। आवाज सुनकर दिशा का पता चला और वहीं चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई कवि थे। चंद्रबरदाई ने 4 लाइन का एक दोहा पढ़ा और एग्जैक्ट दूरी बताई। चंद्रबरदाई बोले, 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। चौहान घूमे, बाण चलाया, गोरी गर्दन में, गोरी मर गया। ये लिखते हैं कौन? चंद्रबरदाई। लेकिन हमारे इतिहासकार इस पूरी कहानी को सत्य नहीं मानते। इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रबरदाई एक दरबारी कवि थे, अपने राजा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है इन्होंने, क्योंकि इस घटना के प्रमाण उस समय की अन्य और किसी किताब में नहीं मिला है। हमें उस समय की जो और किताबें मिली, उन किताबों में यही वर्णन मिला कि तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान मार दिए गए। भाई, दरबारी कवियों का काम क्या होता था? राजा को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। तो इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी सी पार्शियलिटी हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हर राजा यही करवाता था। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम चंद्रबरदाई की बात न भी माने तो भी 2 युद्धों के तो प्रमाण मिले हमारे पास। हमारे पास इस युद्ध के और दूसरे युद्ध के प्रमाण हैं, अन्य किताबों में भी हैं। तो अगर इतिहासकार 2 ही युद्ध माने जो प्रमाणित हैं, तो भी गलती किसकी रही? पृथ्वीराज चौहान की। आप जब जीत गए थे पहले युद्ध में, तो आपने दुश्मन को जिंदा क्यों छोड़ा? इतिहास क्यों पढ़ाते हैं आपको? सीखने के लिए। तुम दुश्मन पर दया कर दोगे, वो तुम पर दया नहीं करेगा। और दूसरी सीख है, कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, आंख बंद करके भरोसा मत करो। जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया, उस दिन तुम्हारी आंख उड़वा दी। पृथ्वीराज चौहान मारे गए। तराइन का युद्ध इतिहास में क्यों फेमस हुआ? तराइन का युद्ध इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में खत्म हुआ हिंदू शासन और यहीं से शुरुआत हुई मुस्लिम रूल की। संयोगिता कहां गई? तुम रहे होते उस समय तो कुछ हो गया होता। संयोगिता को जौहर करना पड़ गया। संयोगिता ने भी क्या कर लिया? जौहर। आग में कूदकर आत्महत्या को जौहर कहा जाता था। पूरी कहानी में भाई साहब का ध्यान खाली संयोगिता पे है ना। इलेवन 94 बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ। मोहम्मद गोरी ने जयचंद से कहा कि जयचंद, तुम अपने दामाद के ना हुए, मेरे क्या होगे? और मोहम्मद गोरी ने खेल खत्म कर दिया जयचंद का भी। पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया।
इतिहास में ना 2 ही दगाबाज फेमस हुए हैं, एक जयचंद और एक अभी आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में मीर जाफर, प्लासी का युद्ध। और दोनों युद्धों में सत्ता परिवर्तन हो गया है। तराइन के युद्ध में हिंदू सत्ता खत्म, मुस्लिम शासन शुरू, और प्लासी के युद्ध में मुस्लिम शासन खत्म, अंग्रेजी शासन शुरू। और दोनों सत्ता परिवर्तन हुए सिर्फ दगाबाजों की वजह से। जिस तरीके से जयचंद दगाबाज थे, ऐसे ही वहां एक दगाबाज पढ़ेंगे आप, मीर जाफर। मीर जाफर अपने नवाब सिराजुद्दौला को क्या करता है, सेम इसी तरह से धोखा दे देता है।